प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की इस सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हुए उसे हमें रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन के क्रम में हम लोग मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री का शपथ, कार्यकाल और वेतन भत्तों के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग मुख्यमंत्री की बात शुरू करते हैं। जिस तरह से केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री की स्थिति होती है, उसी प्रकार राज्य के अंदर मुख्यमंत्री की स्थिति होती है। अर्थात आप देखेंगे कि राज्य का मुखिया राज्यपाल है, लेकिन राज्य की सरकार का मुखिया कौन है? तो राज्य की सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री है। ठीक इसी तरह जैसे केंद्र की सरकार का मुखिया, केंद्र का मुखिया राष्ट्रपति है, सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री है, उसी तरह राज्य में राज्य का मुखिया राज्यपाल है और राज्य की सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करते हैं हम लोग, अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल करता क्या है? तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चुनता है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। एक और स्थिति आती है, अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, विधानसभा के चुनाव के बाद किसी दल को सरकार बनाने लायक स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री क्या करता है? मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए राज्यपाल क्या करता है? तो राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता है, अपने विवेक का प्रयोग करता है, अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कैसे करता यह है वो कि विधानसभा के चुनाव के बाद विधानसभा में सबसे बड़े दल के नेता को वो मुख्यमंत्री चुन सकता है, या दलों के सबसे बड़े गठबंधन, सबसे बड़े समूह के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में चुन सकता है। हाँ, जिसे मुख्यमंत्री के रूप में चुनेगा उसे एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना होता है। उसे सदन के अंदर एक माह के भीतर विश्वास मत हासिल करना होगा। संसदीय व्यवस्था में देखें, सबसे पहले संविधान की बात करें। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। संविधान कहता है कि मुख्यमंत्री चाहे तो विधानसभा का या विधान परिषद का, विधानमंडल में से किसी एक सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन संसदीय परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री को जनता द्वारा चुना होना चाहिए। किसके द्वारा चुना होना चाहिए? जनता द्वारा चुना जाना होना चाहिए। और इसका मतलब यह हुआ कि मुख्यमंत्री को विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, क्योंकि विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री के शपथ की। मुख्यमंत्री की शपथ राज्य का राज्यपाल दिलवाता है। मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलवाता है? राज्य का राज्यपाल दिलवाता है। अब मुख्यमंत्री शपथ किस बात की लेता है? कौन सी बात की शपथ लेता है? तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा का शपथ लेता है, सत्यनिष्ठा का शपथ लेता है। मुख्यमंत्री भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखने का भी शपथ लेता है। तो भारत की प्रभुता, अखंडता, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा की शपथ मुख्यमंत्री लेता है। और क्या शपथ लेता है? मुख्यमंत्री शपथ लेता है कि वो बिना भय या पक्षपात के, बिना अनुराग या द्वेष के, बिना अनुराग द्वेष भय पक्षपात के वो क्या करेगा? संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने का शपथ लेता है। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करेगा। और शपथ लेता है, और ये शपथ लेता है
वह एक प्रतिज्ञा करता है, वचन देता है कि राज्य मंत्री के रूप में जो भी विषय उसके समक्ष लाए जाएंगे और उस विषय को जब तक उसे गोपनीय रखने की अपेक्षा की जाएगी तब तक वह विषय गोपनीय रखेगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष कभी भी उसे प्रकट या संसूचित नहीं करेगा, किसी को उसकी जानकारी नहीं होने देगा। अगर अपेक्षित है कि वह व्यक्ति केवल वह व्यक्ति ही जाने जो मुख्यमंत्री है तो अन्य कोई नहीं जानेगा। इस बात की भी वो शपथ लेता है, प्रतिज्ञा करता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात करें तो संविधान के अंदर मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल की बात नहीं की गई है, कोई कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन सामान्य अवस्था में 5 वर्ष तक वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करेगा। कितने दिन तक? 5 वर्ष तक राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब कि राज्यपाल जब तक चाहे, लेकिन राज्यपाल मनमानी नहीं कर सकता। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तभी बर्खास्त कर सकता है जब मुख्यमंत्री विधानसभा का यानी निम्न सदन का विश्वास खो दे, बहुमत खो दे। तो बहुमत खोने की अवस्था में राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। इसके पश्चात वेतन और भत्ते। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण समय समय पर विधानमंडल करती है। कौन करता है? विधानमंडल करती है। जहां विधान परिषद नहीं है वहां विधानसभा केवल करती है। और विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य यानी हर एक विधायक, हर एक मंत्री, प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले भत्ते, वेतन, उसके अलावा व्यय विषयक भत्ते, जो भी विषय उसे मिले रहते हैं उस विषय से संबंधित व्यय, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं उसे प्रदान की जाती हैं प्रत्येक विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को। तो इस तरह से मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री के शपथ, कार्यकाल और वेतन भत्तों की बात की गई। रिवीजन के क्रम में मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य की बात हम लोग कर रहे हैं और इसे 3-4 बिंदुओं में हम लोग देखेंगे, जिसमें मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री के कार्य, राज्यपाल के संदर्भ में मुख्यमंत्री के दायित्व, विधानमंडल के संदर्भ में और अन्य मामले में मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों के बारे में हमें देखें। तो आइए क्रम से इसे देखते हैं कि मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य क्या है। सबसे पहले मुख्यमंत्री मंत्रालयों का प्रधान, सभी मंत्रालयों का क्या है? प्रधान है और सभी मंत्रालयों पर निगरानी करना, सामंजस्य करना, मंत्रालयों में फेरबदल करना, उनमें समन्वय स्थापित करना, ये सारा काम मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री नीति निर्माता के रूप में, राज्य के नीति निर्माता के रूप में कार्य करता है, यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है वो मंत्रिपरिषद के प्रति किस प्रकार से है? तो मुख्यमंत्री क्या है? मंत्रियों के विभागों का वितरण करता है, विभागों का फेरबदल करता है और विभागों की निगरानी करता है। मंत्रिपरिषद के साथ उसके कार्यकाल क्या है? कार्य उसके क्या है? तो वो विभागों का वितरण करता है, उनको फेरबदल करता है, उनकी निगरानी करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी वही करता है। मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री ही करता है। अगर किसी मंत्री या मंत्रालय से कोई मतभेद की स्थिति होती है तो मतभेद की स्थिति में मंत्री से त्यागपत्र ले सकता है या राज्यपाल को सलाह देकर मुख्यमंत्री को बर्खास्त करवा सकता है। यानी कोई भी मंत्री तभी रहेगा जब वो मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र बना रहेगा। मुख्यमंत्री अगर अपना त्यागपत्र दे देता है तो इस तरह से पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। अगर मुख्यमंत्री ने अपना त्यागपत्र दे दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि पूरी मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया, पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो गई।
इसी तरह राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं, कार्य हैं, दायित्व हैं, शक्तियां हैं। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, अर्थात मुख्यमंत्री अपनी परिषद के साथ राज्यपाल को सलाह और सहायता देता है। अनुच्छेद 164 की बात करें तो इसमें मंत्रियों से संबंधित कुछ अन्य प्रावधानों की चर्चा है। इसमें पहली बात की चर्चा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल करेगा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। मंत्री लोग राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, कोई कार्यकाल का निश्चित समय नहीं है। मुख्यमंत्री जो है वो भी राष्ट्रपति के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और मंत्री लोग भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति होती है, ध्यान रखेंगे कि मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति होती है। 167 अनुच्छेद 167 की बात करें तो राज्यपाल को सूचना प्रदान करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है कि राज्यपाल को सूचना देना है। उसे क्या क्या सूचना देना है, तो राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक सूचनाओं को वह राज्यपाल को समय समय पर देता रहेगा। इसके अलावा राज्यपाल अन्य चीजों की जैसी भी सहायता मांगेगा, सूचना मांगेगा, राज्यपाल के सूचना मांगे जाने पर मुख्यमंत्री वो सारी सूचनाएं राज्यपाल को देगा। साथ ही अगर किसी मंत्री ने कोई विनिश्चय कर दिया हो, कोई कार्य कर दिया हो और उस कार्य की सूचना, उस कार्य का संज्ञान मंत्रिपरिषद के पास न हो, तो राज्यपाल की अपेक्षा करने पर उस कार्य को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाएगा। ये भी मुख्यमंत्री की शक्ति और दायित्व में आते हैं। अगले बिंदु में हम लोग बात करेंगे विधानमंडल के संदर्भ में मुख्यमंत्री की शक्तियां और कर्तव्य। तो विधानमंडल के संदर्भ में ये कि राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र बुलाने और स्थगित करने की सलाह देने का काम मुख्यमंत्री करता है। विधानमंडल का सत्र बुलाने और स्थगित करने। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा को किसी भी समय विघटित करने की सिफारिश राज्यपाल को करना होता है। ये भी कार्य मुख्यमंत्री किसी भी समय विधानसभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। और सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। सरकार की जो भी नीतियां हैं, जो भी कार्य हैं, उसको सभा पटल पर रखने, सभा पटल पर इसकी घोषणा करने का काम भी मुख्यमंत्री का है। कुछ अन्य बिंदुओं पर भी बात करनी है कि कुछ अन्य बिंदु हैं जो मुख्यमंत्री के हैं, जैसे मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। पीछे आप पढ़ चुके हैं इसे कि अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है और मुख्यमंत्री लोग उसके सदस्य होते हैं। इसके साथ साथ संबंधित क्षेत्रीय परिषद का क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में वो कार्य करता है। इसका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष ही होता है। क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्ष का कार्यकाल कार्य करता है। अध्यक्ष जो है वो राज्यपाल होते हैं। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। मुख्यमंत्री खुद ही एक राज्य सरकार है, वो जो भी करता है वो राज्य सरकार के प्रवक्ता के रूप में है, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वो मुख्य प्रबंधक होता है। तो आपातकाल की जब स्थिति आती है तो ऐसे समय वह राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक की भूमिका निभाता है। तो ये दायित्व, ये शक्तियां और एक कर्तव्य मुख्यमंत्री की है। रिवीजन के क्रम में राज्य की मंत्रिपरिषद पर बात की जा रही है, जिसमें मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य और मंत्रियों के उत्तरदायित्व पर बात हो रही है।
तो हम लोग क्रम से बात करते हैं और सबसे पहले मंत्रिपरिषद के गठन की बात करते हैं। राज्य के मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है? अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्य के मंत्रिपरिषद का गठन होता है और विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल द्वारा चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है। इस प्रकार एक मंत्रिपरिषद आकार लेती है। अनुच्छेद 164। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जिस तरह से 3 मंत्रियों की श्रेणी देखी गई थी, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तो राज्य की मंत्रिपरिषद में भी मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री वे मंत्री होते हैं जो अपने विभागों के प्रमुख विभागों के मुखिया होते हैं। कुछ खास मंत्री, कुछ खास विभाग जिनके मुखिया, जैसे गृह मंत्री, वित्त मंत्री, इस तरह का जो मंत्रालय है वो राज्य के अंतर्गत कैबिनेट मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यही मंत्री जो है सभी महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। इन्हीं मंत्रियों के समूह द्वारा महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। राज्य मंत्री की बात करें तो राज्य मंत्री ऐसे मंत्री होते हैं जो केवल राज्य मंत्री अगर कहें, राज्य मंत्री 2 प्रकार के मंत्री, एक राज्य मंत्री और दूसरे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं, उनके सहायक होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वो कैबिनेट की मीटिंग में भी जाते हैं। और स्वतंत्र प्रभार मंत्री ऐसे मंत्री होते हैं जो जिन्हें किसी विषय को अलग से उन्हें उस कार्य को करने के लिए दिया जाता है, तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहलाते हैं। अंत में एक और मंत्रियों की कैटेगरी है जिसे उप मंत्री कहते हैं। ये ऐसे मंत्रियों का समूह है जो मंत्रालयों के प्रशासनिक कार्य करते हैं और कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेते। इस प्रकार 3 तरह की मंत्रियों की श्रेणी है कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री की। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन मंत्रिपरिषद का सदस्य है, उसे मंत्री बना दिया गया है, तो मंत्री बनने के 6 माह के भीतर, मंत्री बनने के 6 माह के भीतर उसे विधानमंडल के किसी न किसी सदन का सदस्य होना होगा, अन्यथा वह 6 माह के पश्चात मंत्री नहीं रहेगा। मंत्री के रूप में एक और कि एक मंत्री जो विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य हो, विधानमंडल के किसी भी सदन में वो जा सकता है, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, सदन के बैठक में भाग ले सकता है। बस वोटिंग के समय, मतदान की स्थिति में वो उसी सदन में मतदान करेगा जिस सदन का वो सदस्य है। बाकी वो बैठक में भाग लेना, कार्यवाही में बोलना, ये सारा काम वो किसी भी सदन में जाके कर सकता है। तो मंत्रियों के कार्यकाल पर थोड़ी बात करें हम लोग। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, तो मंत्रिपरिषद का सामान्य रूप में कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। लेकिन अगर विधानसभा में मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया, तो विधानसभा में बहुमत खोने के कारण मंत्रिपरिषद किसी भी समय उसी समय विघटित हो जाती है, मंत्रिपरिषद उसी समय समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 356 के तहत अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, तो राष्ट्रपति शासन लागू होते ही मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है। यानी मंत्रिपरिषद को भंग करना मतलब कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाना। उसी प्रकार मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य की बात कर लें, तो मंत्रिपरिषद की शक्तियों में बात करें तो सबसे पहले राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात करेंगे कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति वो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है।
तो वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में है, सैद्धांतिक शक्ति राज्यपाल के पास है। मंत्रिपरिषद में के बारे में यह देखा कि मंत्रिपरिषद राज्य के प्रशासन से के संचालन के लिए विभिन्न नीतियों का निर्माण करता है। राज्य के प्रशासन के संचालन के लिए विभिन्न नीतियों का निर्माण करने का काम मंत्रिपरिषद करती है। उसके अलावा मंत्रिपरिषद राज्य की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के लिए भी विकास परक योजनाएं बनाती है। मंत्रिपरिषद राज्य की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं के लिए विकास परक योजनाएं बनाती है। आगे बढ़ते हैं। और मंत्रिपरिषद विधि निर्माण के क्षेत्र में विधानमंडल का नेतृत्व करती है। विधानमंडल में कौन सी विधि बनाई जाएगी, इसका नेतृत्व, इसका शुरुआत मंत्रिपरिषद ही करती है। अनुच्छेद 166 में यह दिया गया कि राज्य सरकार के कार्य का संचालन भी कौन करेगा? मंत्रिपरिषद करेगी। अनुच्छेद 167 में कहा गया कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिमंडल से, प्रशासनिक कार्यों से, सभी प्रकार से संबंधित सूचनाओं को राज्यपाल के पास देंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंत्रियों के उत्तरदायित्व पर। मंत्रियों के दो प्रकार के उत्तरदायित्व हैं, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें तो अनुच्छेद 164 में सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति मंत्रियों की है। मंत्रियों की, मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? विधानसभा के प्रति। अगर विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को। उसी तरह अगर हम लोग व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करें, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की, तो मंत्री चूंकि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं और राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति होती है, इसलिए मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री से मतभेद होने की स्थिति, मुख्यमंत्री की सलाह पर किसी भी मंत्री को राज्यपाल द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। इस तरह से अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्य स्तर पर मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति। मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? राज्यपाल के प्रति। मंत्रियों की कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, ये बात ध्यान कि मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोगों ने पूरी बातें जानी। प्रिय प्रतियोगी, इस कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं महाधिवक्ता के बारे में। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी की बात करने वाले हैं और उसके उत्तरदायित्व की बात करने वाले हैं। तो आइए क्रम से बात करते हैं। महाधिवक्ता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 की बात करें तो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल एक महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, मतलब कि राज्यपाल जब तक चाहे तब तक वो कार्य करेगा। ये बात आप उसी तरह समझिएगा जैसे मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, मंत्रिपरिषद सभी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, लेकिन राज्यपाल द्वारा किसी को भी हटाए जाने का एक तर्कसंगत और उसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह का भी जो है महत्व होता है। तो इस प्रकार राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। साथ ही महाधिवक्ता जो है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता है। आपको ध्यान होगा आपने केंद्र सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी
अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ा था, महान्यायवादी के बारे में पढ़ा था। तो जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी का पद है, अटॉर्नी जनरल का पद है, उसी तरह राज्य में एडवोकेट जनरल का पद है, महाधिवक्ता का पद है। केंद्र में सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल है, राज्य में सर्वोच्च विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल है। इसके उत्तरदायित्व की बात करते हैं हम लोग कि एक महाधिवक्ता के पास क्या क्या उत्तरदायित्व है। तो सबसे पहला, चूंकि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, तो विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना इसका काम। सरकार को या राज्यपाल को जो भी सौंपे गए हैं, उन विषयों पर विधि संबंधी मामलों में सरकार को सलाह देना, सरकार के विधि का पक्ष रखना, ये एडवोकेट जनरल का, महाधिवक्ता का काम है। महाधिवक्ता की एक शक्ति ये है कि वो विधानसभा में, और अगर राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद में भी, किसी भी सदन में भी, विधानमंडल के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार रखता है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार। सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, सदन में बोल सकता है, बस सदन में मत नहीं दे सकता, वोट नहीं कर सकता, मतदान का अधिकार नहीं है, बाकी कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार। एक महाधिवक्ता को वही विशेषाधिकार, वेतन भत्ते दिए जाते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को दिए जाते हैं। जिस जैसे विशेषाधिकार और वेतन भत्ते एक विधायक के पास हैं, उसी प्रकार विशेषाधिकार और वेतन भत्ते महाधिवक्ता के पास भी होते। इस तरह से हम लोगों ने राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, इस सबको पढ़ने के बाद आज इस अध्याय को समाप्त कर रहे हैं। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।